तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा क्या है, गुप्त साम्राज्य। पिछले टॉपिक में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, कुषाणों के बारे में पढ़े थे, और लास्ट हम लोग लगभग कनिष्क के बारे में पढ़े थे, है ना। अच्छा, हम लोग एक चीज़ देखना, जितने भी सारे जो विदेशी शासक आते हैं, हम खास करके हम सातवाहन और कुषाण की बात करें। सातवाहन चूँकि कुषाण से पहले आते हैं, तो जब सातवाहन आते हैं तो वो ज़्यादातर जो एरिया है वो दक्षिण भारत की तरफ ये चले जाते हैं। मतलब कि वो जो दक्कन का जो एरिया है, उनका टारगेट, उनका क्षेत्र कौन सा होता है, उनका क्षेत्र ये लगभग होता है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, लगभग उस पर जो है शासन कौन करते हैं, सातवाहन। हालांकि उत्तर भारत में भी कुछ क्षेत्र होते हैं उनके, लेकिन ज़्यादातर जो एरिया है वो उनका किधर होता है, दक्षिण भारत की तरफ होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं कुषाणों की, तो कुषाण किधर होते हैं, कुषाण हमारा उत्तर भारत पे टारगेट करते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया था वो कुषाणों के अंतर्गत आता था, यूपी बिहार का भी बहुत सारा एरिया जो था वो कुषाण के टारगेट में था। तो देखो ऐसा नहीं था कि सातवाहन आए, मतलब कि सातवाहन जब पहले आ चुके थे तो कुषाण आने के बाद सातवाहन बिल्कुल तरह से ख़त्म हो चुके थे, ऐसा नहीं था। मतलब कि दोनों साथ ही साथ पैरेलल शासन चल रहा था। कुछ लोग कुषाण, कुछ क्षेत्र में कुषाण शासन कर रहे थे और कुछ क्षेत्र पर सातवाहन शासन कर रहे थे। लेकिन ध्यान देना, अभी ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा बुक है, रामशरण शर्मा की बुक है, हम लोग थोड़ा देखते हैं इनके बारे में क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ उभरी थी। यानी कि जब मौर्य काल का जब टाइम पीरियड खत्म हो चुका था तो दो राजनीतिक शक्तियाँ आई थी, एक थे सातवाहन और एक थे कुषाण। यानी कि सातवाहन और कुषाण से पहले अगर कोई राजनीतिक शक्ति, जो मजबूत राजनीतिक शक्ति अगर कोई था, जो पावरफुल वाला कोई जो साम्राज्य रहा था पहले, वो था मौर्य काल। क्योंकि मौर्य काल के समय में जो हमारा जो बहुत बड़ा शासन, बहुत बड़ा क्षेत्र पर जो है शासन चलता था उन लोगों का। उसके बाद कुषाण और सातवाहन का टाइम में बहुत ही मजबूत रहा, मतलब भारत का क्षेत्र। कहता है सातवाहनों ने दक्कन और दक्षिण में स्थायित्व लाने का काम किया। मतलब सातवाहन के आने की वजह से क्या हुआ कि दक्षिण का जो एरिया था वहाँ पर स्थायित्व लाने का काम किया। स्थायित्व लाने का मतलब होता है कि उस समय जो राजा लोग थे, जो छोटे छोटे राजा थे, सभी लोगों को क्षेत्र को जीत लिया, मतलब एक क्षेत्र में इसको कन्वर्ट कर लिया। मतलब छोटे छोटे राज्य कुछ नहीं थे, वो सीधा टोटल क्या था, एक सातवाहन राज्य के अंतर्गत ही सब समाहित हो चुका था, इंटीग्रेट हो चुका था। यही काम कुषाण किया। कुषाण जब उत्तर भारत की तरफ जाता है तो उत्तर भारत में जो छोटे छोटे कई सारे जो राज्य थे, सबको जीत करके वो मर्ज कर लेता है। हम बताए थे पहले मौर्य काल के टाइम में भी, मौर्य काल में क्या करता था, मौर्य काल के भी जितने सारे शासक थे वो भी कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र को क्या करते, जीत करके अपने कैप्चर में कर लेता। हालांकि पश्चिम भारत का कुछ क्षेत्र जो है उसके रेंज से बाहर था, और यही कमजोरी बाद में जाकर के सातवाहन और कुषाण जो बाद में आता है। ठीक है, कहता है सातवाहनों ने दक्कन और दक्षिण में स्थायित्व लाने का काम किया। उन्होंने दोनों क्षेत्र के रोमन साम्राज्य के साथ चले अपने व्यापार के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक प्रगति कायम की। कहना यह चाह रहा है कि सातवाहनों के समय में रोमन साम्राज्य से हमारा व्यापार ज़बरदस्त चला। कुषाणों के समय में भी हमारा रोमन साम्राज्य से व्यापार जो है बहुत ही शानदार तरीके से चला। व्यापार अच्छे तरीके से चलने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्षेत्र में जो मतलब कि इनकी आर्थिक समृद्धि, यानी कि इकोनॉमिकल रूप से बहुत पावरफुल थे। चाहे सातवाहन हो या फिर कुषाण हो, इनको आमदनी अच्छा खासा मिलता था। यानी कि उस समय कृषि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। पढ़े थे रुद्रदामन के बारे में, पढ़े थे जो सुदर्शन झील का जो रिपेयरिंग करवाए थे, किसानों के लिए करवाए थे। तो चाहे वो कुषाणों का टाइम हो या फिर सातवाहनों का टाइम हो या फिर जो अभी गुप्त काल के टाइम में पढ़ेंगे, ये तीनों ही काल में तुम देखना कि व्यापार और वाणिज्य बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और इससे पहले मौर्य काल में काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि और ज़्यादा पीछे अगर जाओगे तो हड़प्पा काल में व्यापार हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था। ठीक है, तो कहता है यही काम कुषाणों ने उत्तर में किया। इन दोनों साम्राज्यों का ईसा की 3वीं सदी के अंत तक क्या हो गया, अंत हो गया। यानी कि ईसवी के लगभग ईसा की 3वीं सदी के अंत तक, ईसा के 3री सदी यानी कि लगभग 300 समथिंग के आसपास जो है, एडी के आसपास जो है, इनका क्या हो गया, 3री सदी के मध्य यानी कि लगभग 250 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उस समय तक आते आते सातवाहन और कुषाणों का क्या हो गया, धीरे धीरे अंत हो गया। और ये अंत किसने किया होगा, गुप्तों ने किया होगा। और हम लोग उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि गुप्त साम्राज्य के जो भी हमारे जो कई प्रकार के जो शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम श्रीगुप्त के बारे में, चूँकि यही संस्थापक रहे हैं, जिनको कि हम लोग आदि पुरुष भी कहते हैं। दरअसल ये क्या थे, कुषाणों के यहाँ सामंत थे। ये क्या थे, कुषाण के यहाँ पर सामंत थे। अब सामंत होने का मतलब ही है कि वो उनके पास अच्छा खासा ज़मीन होगा और ये कुषाणों के अंदर की सारी बातें जानेंगे। अच्छा, जैसे जैसे कुषाणों के जो वंशज होंगे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाएंगे, तो उनके जो सामंत होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, मजबूत होते चलेंगे। इतिहास में तुम हमेशा से देखना, जब भी कोई राजा कमज़ोर होता है तो उसका जो अगला शासन जो होता है वो उसके सामंतों के द्वारा हुई है।
क्योंकि सामंत अंदर की सारी खुफिया बातें जानता है, उसको पता है कि राजा की कमजोरी क्या है, इसलिए राजा को निपटाना उसके लिए ज़्यादा ईजी होता है, तख्ता पलट वो करेगा। तो श्रीगुप्त जो था पहले कहाँ थे, कुषाणों के यहाँ सामंत का काम करता था, और धीरे धीरे जैसे जैसे कुषाण कमज़ोर पड़ते जाएंगे और ये श्रीगुप्त क्या हो, गद्दी पे बैठ जाएगा। अच्छा, दूसरा बात देखते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है, हालांकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा, हम मौर्य साम्राज्य के जितना बड़ा नहीं कह सकते हैं, कुषाणों का क्षेत्र भी बहुत बड़ा था। तुम जब कुषाण का जब तुम मैप में देखना, गूगल पे जरा सा सर्च करके देखना, कुषाण का क्षेत्र बहुत बड़ा था, जम्मू कश्मीर से लेकर के अफगानिस्तान तक के एरिया को कवर कर लिया था कुषाण। सातवाहनों का भी क्षेत्र अच्छा खासा था, सातवाहन में भी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी वगैरह के बारे में पढ़े थे ना, उनका भी क्षेत्रफल अच्छा खासा बड़ा था। लेकिन उन दोनों की तुलना में अगर देखा जाए तो गुप्त जो गुप्त साम्राज्य का जो, अगर हम साइज की बात करें, जो क्षेत्रफल की बात करें, वो थोड़ा छोटा था। हालांकि मौर्य का अच्छा खासा बड़ा था। मौर्य का तो हम लोग देखे थे जब अशोक के टाइम में, तो पूरा ये उड़ीसा का जो कलिंग का क्षेत्र था वो पूरा कैप्चर किए हुए था। तो कुषाणों, हालांकि इसका क्षेत्रफल उन दोनों की तुलना में कम था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जितना भी एरिया में ये अपना शासन करते थे वो उसको कवर करके रखते थे। ये भी शासन को मजबूती प्रदान किया, मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एकरूपता लाने का कोशिश किया। छोटे छोटे राजा, जो जितने सारे छोटे छोटे टाइप के राजा थे, सबको वो इंटीग्रेट कर दिया, मतलब खुद उसको हरा के अपने आप को शासन पे बिठाया, गद्दी पे बिठाया। तो यूपी और बिहार का जो एरिया है वो हमारा गुप्त साम्राज्य का मेन एरिया है, जहाँ पे हम लोग वो शासन ज़्यादातर किया था, मतलब मेन एरिया। इसके अलावा भी और भी कई सारे क्षेत्र थे साइड से, जैसे मध्य प्रदेश के एरिया पे भी था इनका शासन, लेकिन मेन एरिया कहाँ पे था इनका जो, हाँ, यूपी और बिहार का क्षेत्र था। अब जरा सा हम लोग ये देखते हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य के बारे में हमारे पास सूचनाएं कहाँ से मिली। हर एक काल, जैसे मौर्य काल के बारे में भी हम पढ़े थे, मौर्योत्तर काल के बारे में भी हम पढ़े थे, हर जितना भी काल पढ़ रहे हैं हम सब के बारे में बताए थे ना कि ये जो इतिहास लिखी गई है, इतिहास को लिखने का जो है सोर्स कहाँ से मिला, मतलब इनके जानकारी कहाँ से मिली। तो या तो कुछ साहित्यिक स्रोत से मिलेगा, इनकी किताबों के माध्यम से पता चलेगा, या फिर कुछ पुरातात्विक अभिलेख, जैसे कि पत्थर का जो अभिलेख वगैरह होता है ना। तो जैसे जानकारी के स्रोत के बारे में अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में देखें तो विशाख दत्त, जो कि पहले एक मुद्रा राक्षस भी लिख चुके थे, है ना, मुद्रा राक्षस भी यही लिखे विशाख दत्त। तो विशाख दत्त का दूसरा जो किताब था उसका नाम था देवी चंद्र गुप्तम। क्या नाम है इसका? देवी चंद्र गुप्तम। तो नाम से ही लगता है यहाँ पे गुप्तम लिखा हुआ है, तो मेरे लिए मतलब याद करना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। गुप्तम है तो समझ जाएंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में इसमें जानकारी दिया हुआ होगा। तो देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त जो किया था। उसके बाद एक राइटर है हरिसेन, हालांकि ये किताब नहीं लिखे, हरिसेन के द्वारा एक स्तंभ लेख है, वो भी पत्थर पर जो लिखा हुआ जो लेख होता है, इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है इसका? प्रयाग प्रशस्ति, जो कि एक प्रकार का क्या है, अभिलेख है। किस प्रकार का अभिलेख है? स्तंभ लेख। तो वहाँ भी स्तंभ लेख में भी कई प्रकार की जानकारी हमको किस चीज़ के बारे में मिलता है? गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलता है। तीसरा है भानुगुप्त। भानुगुप्त जो है वो कौन सा अभिलेख बनवाते हैं? एरन अभिलेख। क्या बनवाते हैं? एरन अभिलेख। और इस एरन अभिलेख से हमको पता चलता है किसके बारे में? गुप्त काल के बारे में। उसके बाद चौथा है जो चीनी यात्री, जो कई प्रकार के जो चीनी यात्री जो आते रहते थे, हर काल में आए हुए, तो हम उस चीनी यात्री का नाम क्या है? फायान, जो कि गुप्त काल के टाइम में आते। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और भी डिटेलिंग आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे थे जानकारी के स्रोत। तो क्या क्या था? विशाख दत्त का देवी चंद्र गुप्तम, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, भानुगुप्त का एरन अभिलेख और फायान का विवरण। फायान के विवरण से हमको इतना सारी चीज़ पता चलता है। अब जरा देखते हैं गुप्त साम्राज्य में जितने भी जो शासक हुए थे, उन शासक के बारे में उनकी पहचान के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि गौरी शंकर ओझा जैसे जो कुछ विद्वान हैं, उनका मानना है कि जो गुप्त काल के जितने भी जो शासक थे वो दरअसल क्षत्रिय थे। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं काशी प्रसाद जायसवाल, उनका मानना है कि ये दरअसल शूद्र या फिर जाट थे। या तो ये शूद्र कुल के रहे होंगे या फिर ये जाट कुल के रहे होंगे। जाट मतलब जो गुर्जर समुदाय के जो लोग होते हैं। उसके बाद जो तीसरा रोमिला थापर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जो इतिहासकार रह चुकी हैं। रोमिला थापर जो है, इनका मानना है कि दरअसल ये गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो कौन थे? वैश्य कुल के थे। वैश्य मतलब बनिया, व्यापारी वर्ग के रहे होंगे, क्योंकि ये इसलिए इसी आधार पर कहते हैं क्योंकि इनका व्यापार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चला है। व्यापार के मामले में इनकी नीति ज़बरदस्त रही है। तो ये मानते थे कि दरअसल कौन थे? वैश्य कुल के थे। और हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है दरअसल ये कौन थे? अच्छा, इनमें से अगर सर्वाधिक जो सब लोग जो मानते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मत होता है वो किन का है, जो सभी लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं आम तौर पे, क्या है कि ये सब लोग मान चुके हैं कि दरअसल जो गुप्त का जो साम्राज्य के जो शासक थे वो किस कुल के थे?
वैश्य कुल के थे। तो ये था हमारा इनके साथ पहचान की समस्या। अब जरा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि आखिर हम लोग गुप्त साम्राज्य का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से शासक के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यही चीज़ एग्जाम एक सीक्वेंस के हिसाब से, एक सीरीज के हिसाब से दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, उसमें दे देगा तुमको कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एक ऑप्शन। दूसरा इसी में थोड़ा सा हेर फेर कर देगा, दे देगा श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त। तो ये हायरार्की क्या करता है, चेंज कर देगा और उसके बाद तुमसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए सही कौन है। तो कई बार हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि इनका जो टाइम पीरियड है, जिस ऑर्डरिंग में इनका टाइम पीरियड रहा है, शासनकाल रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को ही क्या बोलते हैं, आदि पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है। गुप्त काल का जो शुरुआत है वो आदिगुप्त से स्टार्ट होता है, मतलब कि श्रीगुप्त से स्टार्ट होता है। इनको आदि पुरुष कहा जाता है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो क्या बोलेंगे, श्रीगुप्त। और अगर पूछ ले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं के समय से गुप्त काल में जो है उसका प्रतिष्ठा, मान मर्यादा जो है वो सब और बेहतर हुआ। तो गुप्त काल की जो समृद्धि बहुत ही ज़्यादा बढ़ी किनके टाइम में। हालांकि इसके आगे और भी कई सारे शासक होंगे जो गुप्त काल में, मतलब गुप्त काल की समृद्धि में और ज़्यादा जो है बढ़ोतरी लाया, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। और इसी चंद्रगुप्त वंश के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में क्या बोला जाता है कि इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था, जस्ट लाइक एक कैलेंडर। तो गुप्त संवत की जो है शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और कब किया था, 319 ईस्वी में। अच्छा, इससे पहले हम लोग दो संवत और पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कौन था, विक्रम संवत। वो कब आया था, 58 BC। कब आया था, 57। तो जब हम लोग जो विक्रम संवत पढ़े थे, रुको एक मार्कर ये वाला नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले रहा है, एक सेकंड। इससे पहले जो पढ़े थे विक्रम संवत वो कब आया था, 57 BC। उसके बाद क्या हुआ, शक संवत कब चला था, 78 AD। विक्रम संवत जो राजा विक्रमादित्य थे, जो शक लोगों को हराते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत जारी किया गया था। उसके बाद शक संवत जो शकों के माध्यम से लाया गया था, तो 78 AD में। और उसके बाद जो तीसरा संवत है वो कौन है, गुप्त संवत। तो कौन कौन हो गया, विक्रम संवत 57 BC, शक संवत 78 AD और गुप्त संवत 319 ईस्वी। तो ये तो सबसे वैसे भी ऑड है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे कम वाला 57 वो ईस्वी से पूर्व है और ये क्या ईस्वी के बाद है। ठीक है, थोड़ा सा ये छड़ छूट गया था। तो श्रीगुप्त के बाद किनका टाइम पीरियड आता है, घटोत्कच गुप्त। अब वो घटोत्कच वो वाले नहीं है, ठीक है, जो भीम का बेटा है, जिनका नाम लोग घटोत्कच के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा है, वो दूसरा है, ठीक है। तो ये घटोत्कच गुप्त जो है श्रीगुप्त का बेटा, फिर इनका बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 319 से लेकर के 335 AD का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 335 से लेकर के 375 ईस्वी का। और इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। उसके बाद किनका टाइम आता है, चंद्रगुप्त सेकंड। अब ये देखो, चंद्रगुप्त सेकंड का दादाजी कौन होगा, फर्स्ट। अक्सर क्या होता था कि कोई भी बाप अपना बेटा का नाम मतलब चूँकि मतलब अपने पापा, देखो समुद्रगुप्त के पापा हुए ना चंद्रगुप्त, अच्छा इनका फिर इनका बेटा कौन हुए, फिर चंद्रगुप्त रखा गया इसलिए क्योंकि उनको लगा कि मेरे दादाजी इतने पराक्रमी टाइप के आदमी थे। मतलब कि दादाजी नहीं, मतलब इनके तो पापा होंगे ना, इनके वो दादाजी हुए। तो अक्सर दादाजी के नाम पर पोते का नाम इतिहास में कई बार लिखा जा चुका है। तो हम लोग अपने सुविधा के लिए फर्स्ट सेकंड करते हैं। दरअसल ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये फर्स्ट थे ये सेकंड थे, है ना। तो ये तो हम लोग ऑर्डरिंग इतिहासकार अपने सुविधा के लिए, क्योंकि दरअसल नाम दोनों का चंद्रगुप्त ही है, लेकिन इतिहासकार अपने सुविधा के लिए, स्टडी करने के लिए फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं। जैसे गांव में ही नहीं देखते हो, अब जैसे मान लो कि छोटू, अक्सर गांव में सबका नाम क्या होता है, किसी भी गांव में चले जाओ छोटू नाम तो डेफिनेटली मिलेगा। अब आदमी पूछ ही देता है कौन सा छोटू, ये वाला छोटू कि वो वाला छोटू। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटू हैं, तो कौन सा छोटू है, बड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, कभी कभी क्रिकेट मैच हो जाए, क्रिकेट मैच में अगर मान लो प्लेयर लिस्ट का नाम लिखा रहा है, तो अब जैसे मान लो कि अमित है, सुमित है, प्रवीण है, कुछ नाम ले लो। अब उसमें से एक नाम जो है छोटू भी आ गया। अच्छा, दरअसल उसी मतलब वही छोटू नाम का 3 खिलाड़ी था। अब मान लो कि स्कूल का कोई दूसरा नाम ना हो,
मतलब छोटू ही नाम रह गया। अब उसमें क्या लिखा जाएगा? छोटू फर्स्ट, छोटू सेकंड और छोटू थर्ड। अब बेचारा कमेंटेटर परेशान, जैसे इतिहासकार परेशान रहे होंगे, ये गुप्त मतलब कि चंद्रगुप्त में कौन सा चंद्रगुप्त पहला था, कौन सा दूसरा था। तो इतिहासकार अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, नामकरण वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, उनका बेटा समुद्रगुप्त, जिनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है कि भारत का नेपोलियन, इसको यूं ही नहीं कहा जाता है, हम तो कहते हैं दरअसल नेपोलियन को बोलना चाहिए। नेपोलियन के बारे में कहना चाहिए था कि वो दरअसल भारत का चंद्रगुप्त है, सॉरी समुद्रगुप्त है, नेपोलियन को बोलना चाहिए था। लेकिन हम लोगों की चूँकि आदत हो चुकी है कि जो पश्चिमी कई सारे जो विदेशी जो हमारे शासक हैं या फिर जो क्रांतिकारी कुछ टाइप के लोग थे, उनको महान मानते हैं। वो थोड़ा सा हम लोगों का ये प्रॉब्लम रहा है, हमेशा कई बार ऐसा रहा है। तो समुद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त का बेटा कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ये उपाधि है। हम लोग पहले भी पढ़े थे ना कि जो विक्रमादित्य की उपाधि है, 14 राजा ऐसे थे जो अपने नाम के पहले विक्रमादित्य की उपाधि लगाते थे। हालांकि ये बात अलग है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि राजा विक्रमादित्य निम्नलिखित में से कौन था, तो वहाँ पे ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड देखना पड़ता है। उसके बाद इन्हीं के टाइम को स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि उस समय व्यापार वाणिज्य ज़बरदस्त चला था, लोग बहुत ही खुशहाल थे, मतलब बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड था। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल में बताएंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम को क्यों गुप्त काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के टाइम में जो फाहियान था, याद है पहले बताए थे, ये वाला जानकारी के स्रोत में हम बताए थे कि फाहियान का विवरण भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी हमें गुप्त काल के बारे में पता चला है। तो इन्हीं के टाइम में फाहियान जो है अब आया था। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा कि मतलब चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन में फर्स्ट भी दे देगा। ठीक है, चंद्रगुप्त का सेकंड का बेटा कौन था, कुमारगुप्त फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 415 से लेकर के 455 तक का था। अच्छा खासा देखो, ये भी हालांकि 25 और 15 40 साल ये टाइम पीरियड, तुम देखो इनका भी टाइम पीरियड अच्छा खासा रहा है, शासनकाल 40 साल का रहा है, और इनका भी लगभग 40 साल का रहा है कुमारगुप्त। और यही कुमारगुप्त हैं जो भी नालंदा में जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त। ये बीपीएससी में खूब पूछा जा चुका है एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक कौन थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुमारगुप्त। ध्यान देना, श्रीगुप्त और कुमारगुप्त में कंफ्यूज मत होना, श्रीगुप्त और कुमारगुप्त में कंफ्यूज मत होना। तो कुमारगुप्त क्या थे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अब देखो कुमारगुप्त के बाद जो टाइम आएगा वो किनका है, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 455 से 65, ये 10 साल इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अब स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि इन्हीं के टाइम में जो है हुनों का आक्रमण रहा है। हुन कौन थे, हिंगनू, जो हिंगनू जनजाति के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, जो कि जैसे कि यूची के बारे में पढ़े थे ना, यूची पढ़े थे, हिंगनू पढ़े थे और वांगशुंग पढ़े थे ना, वांगशुंग पढ़े थे। उसी में से जो शुरुआत में जो यूची को जो हराए थे, तो यूची को कौन हराए थे, हिंगनू हराए थे। तो इसीलिए जो है हुनों का आक्रमण किन के टाइम में हुआ था, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हुनों का आक्रमण किन के टाइम में हुआ था, स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। उसके बाद कौन है, नरसिंहगुप्त। तो नरसिंहगुप्त को इनका नाम पूरा है नरसिंहगुप्त बालगुप्त, ये पूरा नाम बालागुप्त जो एक साथ उनके नाम को पुकारा जाता है। अच्छा, इनके बाद किनका टाइम आया, विष्णुगुप्त, और ये हैं हमारे अंतिम शासक। तो याद किसको रखना है, पहला और लास्ट, ये ज़्यादा याद रखना है। मतलब कि याद क्या रखना है, एग्जाम में जो पूछा जाता है प्रथम और लास्ट। अब बाकी बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है किनके बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त सेकंड, और थोड़ा सा कुमारगुप्त को देख लेना। देखिए 4-5 के बारे में ज़्यादातर हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। इनके घटोत्कच के बारे में तो ज़्यादा है भी नहीं सूचना। उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में भी थोड़ा बहुत ही देखना, नरसिंहगुप्त के बारे में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। इनके बारे में बस सिर्फ सूचना रखना है कि हाँ चलो ठीक है, विष्णुगुप्त का भी टाइम रहा था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बोर्ड को रब करते हैं और एक एक करके सारे शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य के जो कई सारे वंशज थे उनके बारे में देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। गुप्त वंश के जो लोग थे उनका गोत्र क्या था। अक्सर इनके गोत्र से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो गोत्र था
वो धारण गोत्र के कहलाते थे। क्या नाम था इनका? धारण गोत्र। दरअसल ये गोत्र का नाम ही था, धारण गोत्र। अच्छा, गुप्त काल के बारे में एक पूना ताम्रपत्र, ध्यान देना वो ताम्रपत्र है, तांबे का पत्र, ठीक है। ताम्रपत्र भी अपने आप में क्या होता है? अभिलेख ही कहलाता है। तो ये जो पूना ताम्रपत्र है ये किसने बनवाया था? ये प्रभावती गुप्त ने बनवाया था। ये प्रभावती गुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड की वाइफ थी, इनकी पुत्री थी ना। एक सेकंड हम क्रॉस चेक थोड़ा कर लेते हैं। प्रभावती कहाँ गया भाई? इनकी पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी, चंद्रगुप्त सेकंड जो कि विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। तो इनकी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। और इन्हीं की पुत्री ने जो ये पूना ताम्रपत्र जो है यहाँ पे बनवाया था, ठीक है। अच्छा, इसी पूना ताम्रपत्र के माध्यम से क्या पता चलता है कि उस समय गुप्त काल की राजधानी कहाँ पर थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुप्त काल की राजधानी कहाँ पर थी उस समय? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब आता है हमारा नंबर, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किनके बारे में देखेंगे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 240 से लेकर के 280 एडी, यानी कि ईस्वी की बात कह रहा है, ईस्वी के बाद की बात कह रहा है। श्रीगुप्त को अभी हम जस्ट पढ़े थे, इनको आदि पुरुष कहते हैं। ये दरअसल कुषाणों के सामंत थे और ये महाराज की उपाधि, चूँकि उस समय जितने भी सामंत थे ना, सामंत जो है अपने आप को महाराज बोलते थे। क्या बोलते थे? महाराज। तो महाराज की उपाधि किनको मिलेगा? जो कि सामंत रहेंगे। हालांकि तुम देखना जब घटोत्कच के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी महाराज की उपाधि लेते हैं, क्योंकि ये भी चूँकि अभी कमोबेश सब सामंत ही हैं, छोटे मोटे टाइप के राजा थे। तो श्रीगुप्त का बेटा कौन था? घटोत्कच गुप्त। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 280 से लेकर के 319 एडी तक का है, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलती है? पूना ताम्रपत्र में इनके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा, श्रीगुप्त के बारे में एक और सूचना ये है कि इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए थे। हम लोग पढ़ते हैं ना, गुप्त काल के समय में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने 24 गांव भी दान दिए। सोचो, 24 इतना बड़ा क्षेत्र वो पूरा दान में दे दिए थे, समझ रहे हो? यानी कि अच्छा खासा दान वान खूब किए थे ये श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का हमारा हो गया हमारा टॉपिक। घटोत्कच गुप्त का भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये प्रभावती चंद्रगुप्त सेकंड है, ध्यान देना। चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये अभी इसके आगे पढ़ना बाकी है, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक का टाइम है। और इन्हीं को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मतलब इससे पहले वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहीं से गुप्त साम्राज्य का विस्तार ज़बरदस्त तरीके से होगा। और क्या बोला? ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे, ध्यान देना। इससे पहले चाहे घटोत्कच गुप्त हो चाहे श्रीगुप्त हो, वो कमोवेश अभी भी कुषाणों के अधीन ही है, कुषाणों के सामंत ही अभी तक हैं। समझ रहे हो बात को? ये अपने एरिया के छोटे मोटे शासक जरूर थे, लेकिन अभी भी ये कुषाणों के कंट्रोल में थे। जब बात हम इनकी करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करते हैं, ये पूरी तरह से कुषाणों से अलग हो जाते हैं। अब इनका कुषाणों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। कुषाणों को हरा करके उसके बाद ये पूरी तरह से स्वतंत्र शासक हो जाते हैं। यानी कि प्रथम स्वतंत्र शासक किसको कहते हैं? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। जबकि ये दोनों अभी कुषाणों के संपर्क में बने हुए थे और ये क्या थे? सामंत थे। इसलिए इनका टाइटल क्या था? महाराज। अच्छा, इनका टाइटल क्या हो जाएगा? महाराजाधिराज। जो कि महाराजों से भी बड़ा होता है। अब देख रहे हो, एक है राजा, एक होता है महाराजा, एक होता है महाराजाधिराज। तो टाइटल देख रहे हो कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे जैसे उनकी जो स्थिति है, उनका जो है पराक्रम है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे इनका टाइटल भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो महाराजाधिराज ये टाइटल कौन लगाते थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक भी था। अच्छा, इन्हीं के माध्यम से गुप्त संवत भी चला। ये टाइम अभी पढ़ चुके हैं, 319 एडी में हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? कुमार देवी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी का एरिया कहाँ पड़ता है? जो कि हमारे नेपाल के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो इनका विवाह जो है किससे हुआ था? लिच्छवी गणराज्य की जो लिच्छवी जो राजकुमारी थी वो कौन थी? कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो शादी किनसे हुआ है? कुमार देवी। और उन्हीं का पुत्र कौन है? समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त का संबंध कहीं ना कहीं लिच्छवी कुल से है ना, क्योंकि उनका नानी घर कहाँ होगा?
लिच्छवी कुल। तो कई बार ये भी पूछा है समुद्रगुप्त का संबंध किस मतलब कि किस और वंश से भी रहा था, तो लिच्छवी काल से रहेंगे, लिच्छवियों के शासन से भी रहा था इनका कनेक्शन। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले चांदी का जो सिक्का है, जो मुद्रा है, ध्यान देना, इससे पहले सोने का मुद्रा चलाए थे कुषाणों के टाइम में, लेकिन सबसे पहले चांदी का जो सिक्का था वो किसने चलाया? सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। उसके बाद किनका टाइम आ जाता है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का टाइम कब से कब तक है? 335 से लेकर के 380 AD। और इनका और भी कई प्रकार का नाम था, काच या काच कुछ ऐसा लिखा मिलता है, काच लिच्छवी दोहित्र। तो ये समझ में आया कि लिच्छवी दोहित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका नानी घर कहाँ था, यानी इनकी जो माँ थी, क्या नाम था उनका? कुमार देवी। कुमार देवी किस कुल के थी? लिच्छवी कुल की थी। तो इनका नाम क्या क्या हो गया? काच या लिच्छवी दोहित्र। इनको और भी कई प्रकार का उपाधि मिला था। इनको पराक्रमांक बोलते थे, इनको अप्रतिरथ बोलते थे, और इनको व्याघ्र पराक्रम बोलते थे। मतलब कई प्रकार का उपनाम है, बड़ा बड़ा नाम। चूँकि समुद्रगुप्त जो है बहुत सारे बड़े बड़े एरिया को इन्होंने जीता था, तो इसलिए इनका टाइटल क्या बना? पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम। ठीक है। गुप्त साम्राज्यों का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर पूछा जाएगा, ध्यान देना, गुप्त साम्राज्य में हालांकि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में भी पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में भी पढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार वो किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। ध्यान देना, अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान ये अशोक से बिल्कुल अलग नीति अपनाते हैं। अशोक तो चलो तब भी धम्म की नीति अपनाते थे, मारकाट से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता था। इनका तो खैर सीधा हत्या, किसी को बकसने के मूड में नहीं रहते। समुद्रगुप्त तो किसी को भी कुछ नहीं समझते थे, पूरी तरह से ये हत्या के मूड में रहते थे। हाँ, अच्छा, इनको भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर्वाधिक विस्तार किया गया। नेपोलियन का भी टाइम में तुम देखे थे कि पूरा बहुत ज़्यादा एरिया वो विस्तार किए थे। हालांकि नेपोलियन को ही बोलना चाहिए था क्या? भारत का समुद्रगुप्त कहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि नेपोलियन इनके सामने कुछ भी नहीं था। अब एक एक करके देखते हैं कि समुद्रगुप्त का विजय ध्वज मतलब किस अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र को इन्होंने जीता। तो पूरा साम्राज्य इन्होंने किस किस तरीके से जीता वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इनकी जानकारी जो है, जो ये जो विजय ध्वज है मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने जीता, तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलता है? हरिसेन नामक एक कवि था, उन्हीं के माध्यम से प्रयाग स्तंभ का अभिलेख जो बनाया गया था, प्रयाग स्तंभ का लेख था। और वो किस शैली में लिखा हुआ था? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब होता है थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखना, है ना, थोड़ा चंपू टाइप का, मोटी मोटी बातें। तो इनका सबसे पहला देखते हैं आर्यावर्त की विजय। तो आर्यावर्त की विजय में इन्होंने 12 राज्य जीता। आर्यावर्त का मतलब होता है लगभग जो हमारे जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था, यूपी, बिहार, पंजाब का जो एरिया था, मध्य प्रदेश का जो एरिया था, वहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में वो 3 राज्य को जीते। इसलिए हम 3 + 9 लिखे हैं। शुरुआत में वो पहले 3 राज्य को जीतते हैं और फिर बाद में जा करके 9 और राज्य को जोड़ते हैं। अच्छा, इनका एरिया देखो, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र असम का क्षेत्र से लेकर के पश्चिम में कहाँ तक? पाकिस्तान के गंधार तक कह रहे। जो कितना बड़ा क्षेत्र का इनके पास कैप्चर था। लेकिन मेन एरिया अगर बात करें तो वो पहले भी बता चुके, यूपी बिहार का जो एरिया था वो इनका क्या था? मेन एरिया था, क्योंकि पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो आर्यावर्त की जो विजय था वो लगभग 12 राज्य को जीता था। और इनकी नीति क्या थी? इनकी एक ही नीति थी, आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धारण। क्या नाम है? प्रसवोद्धारण। इसका मतलब क्या हुआ? प्रसवोद्धारण का मतलब होता है कि बलपूर्वक जीतना। ये अपने ताकत के दम पे जीते थे। ध्यान देना, ये जो समुद्रगुप्त के बारे में जो कह रहे हैं, ये लड़ाई के दम पे, ताकत के दम पे, हत्या के दम पे इन्होंने जीता, विवाह का माध्यम से नहीं जीता। जबकि और भी पहले कई सारे राजा के बारे में हम लोग पढ़े थे ना कि साम्राज्य विस्तार करने में उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधि का भी सहारा लिया, जबकि ये सीधा ताकत के दम पे इन्होंने कई सारे राज्यों को देखो पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। इसलिए इनकी नीति को, आर्यावर्त की विजय की नीति को क्या बोलते हैं? आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धारण, यानी कि बलपूर्वक जीतना। अब इसके आगे और भी कई सारा नीति है, तो बोर्ड को मिटाते हैं, फिर इसको हम अभी जस्ट बताते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे कि समुद्रगुप्त का जो विजय जो चल रहा था, तो विजय ध्वज में दूसरा क्या है? तो पहला एरिया तो वो जीत लिया, दूसरा क्या है? दक्षिणापथ का विजय। दक्षिणापथ का जो है, दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है? जो भारत का जो दक्षिण का जो एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत की तरफ भी ये बढ़ते हैं। उसमें 12 राज्यों को इन्होंने जीता। ठीक है, तो 12 राज्य मतलब वो सारा, उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह कई सारे एरिया को उन्होंने कवर किया था। अच्छा, वहाँ पर वो किस प्रकार की नीति अपनाते हैं?
मतलब कि जो जीतते हैं तो जीतने की जो नीति थी उसको कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, यानी कि ऐसा नीति जो विजय के बाद वापस हो जाए। मतलब वैसे एरिया को, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वहाँ के राजा लोग को समुद्रगुप्त हराते थे, और हराने के बाद ऐसा नहीं होता था कि वो क्षेत्र अपने अंदर कैप्चर कर लेते थे, नहीं, हरा करके उसको फिर वापस दे देते थे। हाँ ले जा, राज करो, लेकिन मतलब हम तुमको दे, हाँ दे दिए, मतलब कि वो चीज़ तुम्हारा अब नहीं रहा, हम हराए, अब वो चीज़ मेरा हो गया, अब वापस फिर तुमको दे रहे शासन कर लेगा, अब तुम मेरे अंडर हो। मतलब वो वही बात हो गया कि एक बार दूसरे के बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप चूस ले लो, ले करके फिर बोला कि अब देखो ये लॉलीपॉप मेरा हो गया और हमें तो इसकी ज़रूरत है नहीं, दोबारा तुम ले लो, लेकिन ध्यान रखना लॉलीपॉप को चूसना नहीं है, सिर्फ अपने पास रखो, मतलब इसका टेस्ट हम लेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक क्या हो, दक्षिण भारत के क्षेत्र से जो राज्य के जो कर वगैरह थे वो किनको हो जाएगा, मतलब नाम मात्र का शासक रह जाएगा ना दक्षिण भारत के। देखो उनको पता था, समुद्रगुप्त इतना समझदार था, वो जानता था कि दक्षिण भारत के क्षेत्र को हम जीत तो लेंगे, लेकिन जीतने के बाद क्या होगा, ज़रूरी है कि पूरा जो प्रजा है वहाँ हमको टैक्स देगा नियमित रूप से, हो सकता है कि मेरे खिलाफ विद्रोह हो जाए। तो इसलिए वो क्या किया, बोला राजा इसी को बना के दे, मुखौटा जो था वो बनाए रखा, ताकि आम जनता को ये ना पता चले कि असल में शासन कौन कर रहा है। जस्ट लाइक वही हाल जैसे अंग्रेज आकर के करेंगे भारत में, द्वैत शासन करते हैं ना, तो यहाँ भी देखते हैं कि वो उसी तरह से चल रहा है। अंग्रेज़ों के टाइम में भी ऐसा रहा था, इससे पहले तो ये समुद्रगुप्त इस तरह कर चुका था, दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीत करके यहाँ के राजा को मुखौटा बना दिया और सिर्फ टैक्स जो है क्या करते चला गया, टैक्स लेते रहा, लेकिन वहाँ के शासक को बनाए रखा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MBBI बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, विजय के बाद वापस, और इसी को कहते हैं धर्म विजय, मतलब जीत लिए फिर शासन उसको दे दिए, जेल ले जा, ऐश करो, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये क्षेत्र हमारा है। वो मतलब समुद्रगुप्त का सोचो दूरदर्शिता, इनको पता था कि हम इतने सारे क्षेत्र पर एक साथ हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छा दिमाग लगाया इन्होंने। उसके बाद देखो एक क्या है, उसके बाद आठविक राज्यों का विजय। ये आठविक राज्य था कौन, दरअसल यूपी का जो गाजीपुर का एरिया से लेकर के जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर का जो एरिया था उसको क्या बोलते हैं, उसके बीच का जो वन का जो जंगल का जो पूरा क्षेत्र था उसको क्या बोलते हैं, आठविक राज्य। क्या बोलते हैं, आठविक राज्य। और इस क्षेत्र पर भी कैप्चर किन्होंने किया, समुद्रगुप्त ने किया। उसके बाद देखो कई प्रकार के सीमावर्ती राज्यों का भी विजय किया, भारत से जो सटा हुआ कई सारे जो क्षेत्र थे जो पहले हमारे रडार से बाहर का एरिया था उसको भी उन्होंने हराया। जैसे समतट में किसको कहते हैं, जैसे पूर्वी बंगाल का जो एरिया है, और पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया था वो पहले हमारे क्षेत्र से बाहर का हुआ करता था, तो उस एरिया को भी जीता, तो बांग्लादेश को भी जीता और पूर्वी बंगाल का जो एरिया था वो पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। इसके बाद डवाक क्षेत्र कौन सा था, असम का जो आसपास का क्षेत्र था, तो असम का जो आसपास का जो एरिया था उसको भी जीता। और साथ ही साथ जो कामरूप क्षेत्र है, कामरूप कौन सा क्षेत्र हो गया, प्रॉपर असम, तो असम का पूरा एरिया, बंगाल का पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद है करतुपुर का कौन से, जो जालंधर की जो पंजाब के आसपास का जो करतारपुर का एरिया था वो भी एरिया उन्होंने जीत लिया। उसके बाद नेपाल भी जीत लिया। नेपाल के बाद जो है कई प्रकार का जो विदेशी शक्ति था उसको भी हराया था, जैसे कि अच्छा ये तो हमारे 5 ही प्रदेश था जो इन्होंने जीता था, ठीक है। इसके अलावा जो कई प्रकार के जो विदेशी शासक को भी इन्होंने हराया था, हराया ना। अब जैसे देखो मुरुंड अलग शासक थे, छोटे छोटे साम्राज्य पे थे, तो मुरुंड को भी हराया। फिर देखो कुषाणों को भी हराया, समुद्रगुप्त जो है कुषाणों को भी हराया। उसके अलावा शक लोगों को भी हराया, क्योंकि शक भी अभी तक छिटपुट मात्रा में शासन कर रहे थे, तो शक लोगों को भी यहाँ से मारपीट के भगाते हैं। उसके बाद श्रीलंका को भी इन्होंने हराया, श्रीलंका के भी क्षेत्र को इन्होंने कैप्चर कर लिया। सोचो श्रीलंका भी पहले एक समय मेरा हुआ करता था अपना। और पूर्वी एशिया के द्वीप जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, सोचो ये जितना सारा एरिया था पूरा का पूरा एरिया जो कैप कवर कर लिया था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का एरिया बहुत बड़ा एरिया था, मतलब इसको यूँ ही नहीं भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा विश्व को ये जीतने की मतलब तमन्ना रखते थे। हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है तो वो उसका सपना पूरा हो नहीं पाता है लंबे टाइम तक। सिकंदर भी सोचा था तो क्या हुआ था, धनानंद को सेना को देखा और दुम दबा के भागा। तो समुद्रगुप्त को भी, हालांकि एक बात ध्यान देना, सबसे मज़ेदार बात क्या है कि समुद्रगुप्त एक बार भी किसी से नहीं हारा, जो सबसे खास बात है। किसी भी राजा से कभी हारे ही नहीं वो,
मतलब जितने भी राजा से इनकी लड़ाई हुई सभी को ये एक एक करके हराते चले गए। मतलब कभी भी अपराजय का इनको मुंह नहीं देखना पड़ा। लाइफ में अगर पूछा जाए कि हमेशा सब चीज़ जीतने वाला कौन आदमी था, समुद्रगुप्त, जो कभी हारा ही नहीं कभी। मतलब इनका मैच जिससे भी रहा सबसे जीतते चले गए और हर बॉल पे बाउंड्री 6 लगाते चले गए। मतलब इनका स्ट्राइक रेट और एवरेज बहुत बढ़िया था, क्रिकेट की भाषा में अगर समझे तो। पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लेते, किसी को शक कुसान वगैरह सब बच्चा था इनके सामने। उसके बाद देखो यही चीज़ कह रहे, समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। और विंसेंट स्मिथ तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये भारत का नेपोलियन। और यही एग्जाम में पूछा गया कि भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया था। तो इनके बारे में विंसेंट स्मिथ, तो कम से कम स्मिथ याद रखना, स्टीव स्मिथ याद आ रहा होगा नहीं, एडम स्मिथ, अच्छा हमको लगा स्टीव स्मिथ जो क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, अब देखो इनकी महानता सोचो भाई। अश्वमेध यज्ञ गौतमीपुत्र सातकर्णी भी करवाते हैं इससे पहले, जिनको लगता है कि मेरा जो मतलब हम किसी को भी हरा सकते हैं। राम जी भी किए थे, उनके बारे में भी लिखा हुआ है रामायण में कि वो भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे। हालांकि उनका गुरु उन्हीं का बेटा तोड़ दिया था, जो कहानी कहता है लवर कुश के माध्यम से हुआ था। तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ जो है करवाए। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से लोगों को चैलेंज किया कि जिसमें दम है वो हमसे लड़के दिखाओ। कोई तैयार ही नहीं हुआ, तो इनका घोड़ा काफ़ी दूर तक गया, बहुत सारे एरिया जो कवर कर लिया गया। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में कैसे पता चलता है? इनके सिक्के पर, क्योंकि इनके जो सिक्के जो चलाए गए थे उनमें अश्वमेध यज्ञ का फोटो दिखता है। इनको कविराज भी कहते हैं, क्योंकि इनको साहित्य यानी कि लिटरेचर से बहुत प्रेम था। इनको मतलब कि कई सारे लोगों को संरक्षण भी देते थे ये, बड़े बड़े कवि लोगों को। तो इनको खुद कविराज, इनको लिखना पढ़ना दोनों बहुत पसंद था। और ये वीणा बजाना भी जानते थे, यानी कि इनको म्यूज़िक बहुत पसंद था। लेकिन समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति को म्यूज़िक इतना पसंद हो तो वो इतना बड़ा हत्यारा कैसे हो सकता है। कभी कभी ये चीज़ ना थोड़ा सा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है कि जिसको म्यूज़िक बहुत पसंद हो और वो इतना बड़े तौर पे कत्लेआम कैसे कर सकता है। ये खुद वीणा बजाते थे, पता नहीं इनका वीणा बजाने के बाद ही इनका मर्डर वर्डर करने का मूड करता होगा कि चलो थोड़ा मर्डर वर्डर करें तब थोड़ा सा धुन अच्छा बजेगा। तो ये वीणा प्रेमी थे। और इनके ही दरबार में एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था वसुबंधु। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वसुबंधु किनके टाइम में थे? जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, जो कि समुद्रगुप्त के समय में थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म को भी मानता होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि बौद्ध विद्वान अगर है तो बौद्ध धर्म से वो परिचित था और बौद्ध धर्म की कुछ कुछ चीज़ों को वो मानता भी होगा। लेकिन अगर ठीक से मानता तो शायद वो इतना बड़ा हत्यारा होता ही नहीं। उसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं। तो इनके सिक्के पर अलग अलग प्रकार का प्रतिलिपि दिखता है। जैसे इनके जो कई प्रकार, जैसे 6 प्रकार का सिक्का है। एक प्रकार का जो सिक्का था उसमें राजा की आकृति यानी कि खुद का अपना आकृति होगा और गरुड़ ध्वज, तो गरुड़ और झंडा के साथ होगा। तो गरुड़ ध्वज की आकृति होगा और राजा की आकृति थी। उसके बाद धनुष बाण का फोटो, तीर धनुष वाला फोटो। एक सिक्का ऐसा होगा जिसमें कि ऐसे करके यूं ऐसे करके तीर धनुष वाला होगा फोटो। उसके बाद परशु प्रकार का, परशु मतलब जो फरसा होता है इस तरह वाला होगा, एक ऐसे वाला, मतलब ये फरसा बना कि नहीं बना अच्छे से, अच्छा ऐसे ऐसे और ऐसे, मान लो ये फरसा है। ठीक है, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ का तो भी जस्ट हम बताए ही। उसके बाद व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का था और एक वीणा वादन, मतलब एक ऐसा सिक्का जिसमें कि समुद्रगुप्त खुद ही वीणा बजाते हुए पाए। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा समुद्रगुप्त वाला फिनिश हुआ। और अगले दिन जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।